नमस्कार। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पिछले 2-4 दिन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं गुजरे हैं। कोरोना वायरस के केसेस करीब 2500 ताजे केस आ रहे थे, 2-3 दिन से वही आंकड़े थे और फिर कल 3600 ताजे कोरोना वायरस के केसेस हुए भारत में। इनमें से काफी महाराष्ट्र में थे। हाँ, 700 कुछ ऐसे केसेस थे जो पहले के थे जिनकी घोषणा कल हुई, पर अगर आप ये आंकड़े देखें तो ये कुछ खास अच्छे आंकड़े नहीं हैं। और ये भी कहना चाहिए कि जो ग्रोथ रेट हो रही है, एक्टिव केसेस की ग्रोथ रेट 5% से कम हो गई थी, अब फिर से वो बढ़ गई है। करीब 6.4% हर दिन ताज़े केसेस की ग्रोथ रेट है। ये अच्छे आंकड़े अब नहीं है, क्योंकि डबलिंग अब अगर आप दोगुना होने के अगर आप रेट देखेंगे तो वो हर 11 दिन के बाद केसेस दोगुना हो रहे हैं। तो कुछ चिंता की वजह जरूर है, और खास तौर से क्योंकि ये लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन हुआ उसकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन पहले के केसेस होंगे जिनके बारे में अब हमें पता चल रहा है। दूसरी चीज जिसके बारे में हमको देखना चाहिए, जो अच्छी खबर है कि जो डेथ रेट है, कितने लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस होने के बाद, कितने लोगों की मौत हो रही है, उनके आंकड़े अभी भी भारत में काफी कम हैं। अगर आप 10 लाख लोगों को देखें तो भारत में करीब 10 लाख में से एक जने की मौत हो रही है अभी। जो दुनिया के आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं, पर कहा जाना चाहिए कि 2 ऐसे राज्य हैं, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात, जहां ये भी आंकड़े काफ़ी खराब हो रहे हैं, 4 या 5 हो रहे हैं वहाँ। और पश्चिम बंगाल पर हमको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ी से जो डेथ रेट है वो बढ़ता चला गया है। वह पश्चिम बंगाल में उतने केसेस नहीं है जितना शायद केंद्र को आशंका है, और इस पर काफ़ी बहस हो रही है कुछ दिनों से। अब जितने लोग पश्चिम बंगाल में मर रहे हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है पिछले कुछ 2-4 दिनों में। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इकोनॉमी पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी भी सामने आए, उन्होंने सरकार को कहा कि आपको जरूर एक इकोनॉमिक पैकेज लेकर सामने आना चाहिए, किसी न किसी तरह का स्टिमुलस जरूर आपको पेश करना चाहिए और जल्द ही पेश करना चाहिए। चलिए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कुल पॉजिटिव मामले 46,000 के पार जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 3900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने इन रिकॉर्ड नंबरों पर सफाई देते हुए कहा कि ये बड़ा उछाल बैकलॉग केसेस की वजह से हुआ है, यानी बीते कुछ दिनों के मामले जो अब इकट्ठा एक साथ आ गए। पिछले 24 घंटे में 3900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। इसे लॉकडाउन पार्ट 3 में मिली छूट का अंजाम कहें या फिर कोरोना के बेकाबू हुए हालत। मंगलवार को देश ने कोरोना या कोहराम का सबसे विकराल रूप देखा। स्वास्थ्य विभाग के सुबह 9 बजे आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए केस आए, जबकि 195 लोग जिंदगी की जंग हार गए। दोनों ही आंकड़े नए रिकॉर्ड हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 46,433 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,568 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में 964 मरीजों ने इलाज के बाद कोरोना को मात भी दी है। इससे भारत में अब कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 12,727 हो गई है। उधर महाराष्ट्र की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। यहाँ कुल 14,541 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं, जबकि 583 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 5,800 को पार कर गई है, जबकि यहाँ 319 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के आंकड़ों और हालात को देखें तो भारत की स्थिति अधिकांश देशों के मुकाबले बेहतर है, और इसी को देखकर उम्मीद बढ़ती है कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर के मुकाबले भारत में ऐसे क्या फैक्टर हैं
जिससे उम्मीदें बरकरार हैं। रिकवरी रेट 27.52% तक पहुंचा। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। 17 अप्रैल तक 13.06% लोग ठीक हो रहे थे। अब 5 मई तक 27.52% लोग ठीक हो रहे हैं। भारत में अब कोरोना के केस 12 दिन में डबल हो रहे हैं। पहले 8.2 दिनों में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन से पहले 3.4 दिनों में। दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना से मौतें कम हो रही हैं। भारत में कोरोना से मौत की दर 3.2% है, जो बेहद कम है। कोरोना सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, लेकिन भारत में 93 साल के बुजुर्ग और 9 महीने की बच्ची भी इससे ठीक हुई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इंदौर में सख्ती के बाद नए केसों की संख्या कम हुई। सरकार द्वारा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटना सफल रहा। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कोरोना के नए आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग कर दी। विजयवर्गीय ने न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन हालातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार कोविड-19 पर फोकस करने के बजाय सिर्फ केंद्र और राज्यपाल से लड़ रही हैं। दरअसल राज्य सरकार के मंगलवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दिन में पश्चिम बंगाल में 296 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1259 हो गई है। मौतों की बात करें तो अब तक बंगाल में 133 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है, जबकि 218 लोग अस्पताल से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संकट की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या और उसके समाधान को लेकर राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सलाह दी कि सरकार ने बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी फिलहाल बहुत जरूरत है। अमेरिका, जापान, यूरोप यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है। लोगों का कर्ज माफ कर दिया जाए और नकदी दी जाए। इस तिमाही का ऋण भुगतान खत्म कर देना चाहिए। अभिजीत बोले कि MSME सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटे उद्योगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र को नई योजना लाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए कि सरकार नहीं, समाज फैसला करे कि किसे मदद मिलनी चाहिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के 45 जवान और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 43 दिल्ली में IS ड्यूटी के लिए तैनात थे, जबकि 2 और दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर थे। तो उधर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर अब 67 हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली बटालियन और त्रिपुरा से रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में मौजूद सेना के बड़े अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में 24 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें सर्विंग और रिटायर्ड सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वाले शामिल हैं। ये सभी पॉजिटिव केस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर रोगियों का इलाज होता है। इन सभी लोगों को सेना के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल में अन्य मरीजों के भी टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिनके नतीजों का इंतजार है। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार 64 फ्लाइट्स चलाएगी, जिनसे बाहर फंसे 14,800 भारतीयों को देश लाया जाएगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि 12 देशों से भारतीयों को लाया जाएगा और विशेष उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जाएगा। पुरी बोले कि 7 मई से 13 मई तक अलग अलग देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। कुल 12 देशों की लिस्ट बनाई गई है। पुरी ने कहा इन 64 उड़ानों में 10 संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, 2 कतर, 5 सऊदी अरब, 7 ब्रिटेन, 5 सिंगापुर, 7 अमेरिका, 5 फिलीपींस, 7 बांग्लादेश, 2 बहरीन, 7 मलेशिया, 5 कुवैत और 2 ओमान जाएंगी। आपको बता दें कि विशेष उड़ानों के साथ साथ नौसैनिक जहाजों के जरिए भी भारतीय नागरिकों की चरणबद्ध तरीके से स्वदेश वापसी की योजना बनाई गई है। दिल्ली में सोमवार को शराब के लिए मची मारामारी से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने इस पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब लोगों को MRP पर 70% टैक्स देना होगा। दरअसल सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही कुछ छूट दी गई थी। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी मिल गई।
जिसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय और सीएम केजरीवाल ने नाराजगी जताई और फिर देर रात सरकार ने शराब की कीमत पर 70% कोविड टैक्स लगाने की घोषणा कर दी। इससे पहले हरियाणा और राजस्थान सरकार भी शराब पर कोविड सेस लगा चुकी हैं। सोमवार यानी 4 मई को जब पहली बार शराब की दुकानें खुली तो लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। दिल्ली पुलिस ने समय से पहले ही शराब की दुकानें बंद करा दी। मंगलवार सुबह फिर जब शराब की दुकानें खोली गईं तो कमोबेश हाल वही देखने को मिला, लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई। ये तब है जबकि दिल्ली सरकार ने शराब के दाम में 70% का इजाफा कर दिया है, लेकिन शराब प्रेमियों पर इसका कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह से शराब की दुकानों पर भीड़ दिखाई देने लगी। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने शराब के दाम बढ़ाए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल पर वैट भी बढ़ा दिया है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपया तो डीजल पर 7 रुपए वैट बढ़ा दिया है, जिससे मंगलवार से ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे तो डीजल की कीमत 69 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दरअसल बीते दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार का अप्रैल का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए से घटकर 300 करोड़ रुपए रह गया है। साफ है कि सरकार की कमाई पर पड़े असर का दंड अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मजदूरों से नील किराया वसूलने पर सियासत तो गर्म है ही। इसी बीच गुजरात से लखनऊ पहुंचे मजदूरों ने कहा कि ट्रेन में यात्रा करने से पहले उन्होंने टिकट लिया था और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े थे, लेकिन भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार ये कहते रहे हैं कि किराए का 85% हिस्सा केंद्र चुका रहा है, जबकि 15% राज्यों को देना है। वैसे लखनऊ पहुंचे कुछ प्रवासी मजदूरों ने न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में बताया कि उन्होंने वडोदरा से लखनऊ के लिए 555 रुपए का टिकट लिया। वहीं एक और मजदूर इसी तरह टिकट लेकर लखनऊ पहुंचा। मजदूरों की घर वापसी पर अब सियासी तकरार तेज हो गई है। मजदूरों से किराए को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश और तेजस्वी वगैरह ने किराया वसूलने का विरोध किया है। देश में जारी लॉकडाउन की वजह से टाले गए जेईई मेन और एनईईटी के एग्जाम की नई तारीख आ गई है, जिसके मुताबिक जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होगी। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए जेईई मेन और नीट की परीक्षा की डेट का ऐलान किया। दरअसल जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे टाल दिया गया था। बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया था। निशंक के मुताबिक अभी सीबीएसई एग्जाम पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संकट के बीच अब अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। देश में असम से इसका पहला मामला सामने आया है। राज्य सरकार ने रविवार को बताया कि यहां अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का मामला आया है और इससे 306 गांवों में 2500 से अधिक सूअर मारे जा चुके हैं। शुरुआत में खुले में घूम रहे सूअर ही इसकी चपेट में आए और बाद में ये बीमारी फार्म तक पहुंच गई। असम में पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री का कहना है कि इस बीमारी का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है और फिलहाल ये इंसानों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये बीमारी आसानी से इंसानों तक भी पहुंच सकती है। चीन में भी इस बीमारी के कारण करीब 40% सूअरों का सफाया हो चुका है। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी के कोव्वरू में मंगलवार को विरोध कर रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल ये लोग अपने गांव जाने की मांग कर रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। इसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दुनिया भर में छाए कोरोना संकट के बीच अब इजराइल से एक अच्छी खबर आई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर में ही खत्म कर देती है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। अब पेटेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पेटेंट मिलते ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही ये वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक खबर के मुताबिक ये इंस्टीट्यूट पीएम ऑफिस के अंतर्गत बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है
और बेनेट ने रविवार को इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करने के बाद ये ऐलान किया है।